नमस्कार, आप देख रहे हैं जय श्री अपडेट और मैं राजा। अभी हमारे साथ जो है एक कॉमेडियन जुड़ चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या की है। इनका नाम सोनम हुआ। अभी ये प्रेजेंट में दिल्ली में है। तो सबसे पहले आपको जय श्री अपडेट में स्वागत है सोनम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और हमें इस लायक समझा कि हम आप लोगों के सामने वार्तालाप कर सके। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। जी बिल्कुल। तो मेरा नाम सोनम पांडे है और फिलहाल मैं दिल्ली से हूँ। मेरा होम टाउन अयोध्या है, उत्तर प्रदेश, बट बचपन में ही हम दिल्ली चले आए फैमिली के साथ। तो फिलहाल हम यहीं सेटल हो गए हैं, बट आते जाते रहते हैं। और मैं कॉमेडियन के साथ साथ एक नेशनल लेवल की जूडो प्लेयर भी हूँ। और अगर स्टडी की बात करें तो मेरा अभी नाउ बीए कंप्लीट हुआ है और उसके बाद जस्ट मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है। तो बस यही छोटी सी कहानी है मेरी। तो आपको कब और क्यों लगा कि ये कॉमेडियन के लाइन में आपको आना चाहिए? जी, ये तो एक मतलब अलग ही बात है कि मुझे कब लगा। ये कहते हैं ना कि किसी चीज के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए होता है, तो वैसे ही कुछ ट्विस्ट आया था मेरी लाइफ में भी। पहले मेरी भी एकदम नॉर्मल थे, कुछ नहीं था मेरे लाइफ में भी। मैं भी एक सीधी सादी सीधी स्कूल पढ़ने जाओ, वापस आओ, ट्यूशन जाओ, फिर उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे मुझे क्या करना है। बस स्पोर्ट्स प्लेयर थी मैं। कॉलेज के बाद खेलने चली जाती थी, वहां से फिर अपना स्पोर्ट्स एकेडमी चली जाती थी। बट कोविड टाइम में ऐसा हुआ जब सब बंद हो गए, कॉलेजेस ऑफ हो गए, एकेडमी बंद हो गए, घर से बाहर नहीं जाना था। तो उसी टाइम सोशल मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो वही रील्स जो आजकल लोग इंस्टा पे छाए रहते हैं, जस्ट उसी में मेरा एक नोजोटो ऐप आया। हम्म। उसी के थ्रू मुझे लगा कि मेरे अंदर भी शायद कुछ टैलेंट हो, ऐसा मुझे डाउट हुआ था खुद पे। तो फिर उसी टाइम मैंने एक रील बनाया था। जस्ट हमने अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से, तो हमारी लैंग्वेज है अवधी है, फुल देसी है। तो हमने जस्ट अपना फैमिली ड्रामा उसमें अपलोड कर दिया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो हमने कहा जब रियलिटी दिखाने से आप लोग इतना खुश होते हैं, तो उसमें कुछ क्यों ना पंच का तड़का लगा दिया जाए। तो तभी से बस एक नई खोज मिल गई, आप कह सकते हैं। जी, तो ये बताइए कि आप जो है कॉमेडी करते लोगों को हंसाते हैं, और कभी आपने कॉमेडी किया और रोने मतलब आप रो रहे हैं और लोगों को ये कॉमेडी लगा, कभी ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ है, अक्सर हो जाता है ऐसा। जी। जैसे फर्स्ट मेरा जो हुआ था, फर्स्ट मेरा ओपन माइक हुआ था, वो नोएडा में हुआ था। नोएडा 60 में हुआ था। तो वहां पे पहला अनुभव था मेरा, जब मेरे सामने बहुत सारे ऑडियंस थी और मैं अकेली सामने खड़ी थी। तो उसमें कुछ लोग होते हैं आपको चेयर अप करते हैं, कुछ लोग होते हैं आपको ऐसे नजर से देखते हैं, मतलब कि क्या करेगी ये, मतलब आज तक देखा नहीं हो, अचानक से ऐसा ही क्या करेगी। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि वो होता है आप कुछ पढ़ के जाओ तो रट्टा मारने लायक होता है। तो मैं जस्ट ऑडियंस को लेती हूँ लपेटे में, उन्हीं के ऊपर पंचेस मारती। तो उसी टाइम ये हुआ था कि कुछ लोग होते हैं बोलते थे कि और भैया कहाँ हाल चाल है, घर में कैसे, ऐसे अपने में लगे हुए थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उनको हाँ आई हूँ, मैं भी कुछ पढ़ के आई हूँ, कुछ सुन लो मेरी। वो सुन नहीं रहे थे। फिर मैंने अपना शुरू कर दिया। फिर वो जो घर में चलता है ना कि पापा अगर बच्चे ना सुने तो पापा अपनी शुरू कर देते हैं देसी। अब चाहे बेल्ट उठा ले या फिर अपनी शुद्ध जो देते जी। हैं, समझ जाओ आप। तो वैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम की, मतलब मैं इधर पको, एक तो मुझे डर लग रहा है, मैं भी नई नई आई हूँ और ऊपर से लोग हैं अपने ही में मस्त मस्त है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनको बहुत सुनाया उस टाइम। मैंने अपनी देसी लैंग्वेज में खूब सुनाया, जितना मेरे से हो सकता था। मुंह फट तो हूं मैं बचपन से। तो उससे भी लोगों को मजा आ रहा था, मतलब वो मजे ले रहे थे मेरी उस पंचिस को सुन के। मैंने कहा भैया हम भी नॉर्मल हो सकते हैं, हमें भी गुस्सा आ सकता है, पर लोग उससे हंस रहे थे। तो उस टाइम ऐसा अनुभव हुआ मुझे। एंड उसके बाद फिर जब लोग जानने लग जाते हैं, आपको कहीं भी मिल जाते हैं, आपसे कहते हैं जरा एक चुटकुला सुनाना, जी। एक जोक सुनाना। मतलब जैसे कि क्या है, हम हमारे जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, एकदम से कोई सामने से कहता है और भैया कुछ सुनाओ। क्या सुना दे भाई, क्या सुना दे ज्यादा ज्यादा, मतलब उस टाइम गुस्सा ही आता है आपको कि हम कॉमेडी करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी थैले में लेकर टांगते हुए चलते हैं, जब मांगो आप दे दे निकाल के आपको। तो उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता है। जी, तो ये बताइए कि आप कॉमेडी करते हैं तो आपके कॉमेडी का कोई डायलॉग जो अभी आप दर्शकों को कॉमेडी बताएं। के मेरे बहुत सारे डायलॉग्स हैं। फिलहाल मैं आपके ऊपर चलिए पंचेस मार देती हूँ। जी। फिलहाल
लीजिए, एक डायलॉग मेरे घर में भी हो रहा है, बताइए, लाइव बज रहा है घंटी। तो मेरे जो टॉपिक यही होता है कि मैं सबको लपेटे में ले लेती हूँ। सबसे पहले कुंवारे लड़कों को मैं लपेटे में बहुत लेती हूँ, क्योंकि हम भी मेरा कुमारे फर्ज ही बनता हैं। है मैं आपको कुंवारे भाइयों के लिए कुछ करूँ। जी तो जस्ट उन्हीं के ऊपर मैं पोइट्रीज भी करती हूँ, कॉमेडी उसके मतलब पोइट्री के थ्रू मैं कॉमेडी करती हूँ। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था कि जैसे आप जैसे एक परम मित्र है, तो आपको समझा रहे हैं वो क्या है, फैमिली जब कहीं बाहर चली जाए ना तो ऑल टाइम होता है ऐसा आज हंगामा। कोई बात नहीं है तो ऐसे। मैं कंटिन्यू करती हूँ उसी बात को कि मैंने ये लिखा था उस टाइम, तुम्हारे लड़कों पे ही लिखा था कि आप जैसे कोई परम मित्र है, वो समझाते हैं जिनका अभी अभी शादी हुई है, नया नया अनुभव है, तो वो कहते हैं आपको जी कि शादी के लिए मरे जा रहे हो, बाद में पछताओगे, और पनीर के जो ख्वाब देखे हैं आलू से काम चलाओ, कि काम काजमा हाथ बटायो, काम काजमा हाथ बटायो, मेहरारू संग भोजन बनवायो, और शॉपिंग का ना करो मनाई, यक मंगी है दूधू दिलवाई। तो फिर शादी तो हो जाती है आपकी। जी उसके बाद क्या होता है, पति फिर कहता है सुबह सवेरे ड्यूटी जाई, सुबह सवेरे ड्यूटी जाई, सांझ ढले हम घर का आई, पूरा दिन हम व्यस्त रही काम में होके चूर, और रात में जब आराम मिले मेहरारू पी जाए खूब। अच्छा रहा ब्याह ना करते। अब उसको याद आ रहा है कि यस, मेरे फ्रेंड ने बोला मत जी कर, पर जब फ्रेंड ने रसगुल्ला खाएगा तो हम काहे नहीं खाए। बात सही। तो वही कहता है अच्छा रहा ब्याह ना करते, खैहस से तो बचते, कोई बात नहीं रंडवा रहते, मार तो ना हम खाते। कि कहा थी हमसे शॉपिंग जाबे, कहा थी हमसे शॉपिंग जाबे, नई लिपस्टिक लेबे, और अच्छा अच्छा पहन के कपड़ा सेल्फी खींच लगेबे, पूरा दिन बैठ के घर में फोन खूब चलावे, और अम्मा जो एक काम कह दिए 10 मेरे मुंह बनावे। हफ्ता में एक दिन मिलत है, हफ्ता में एक दिन मिलत है, करे ताई आराम, और बहुत दिन हम बैठ न पाए करे इन्हीं के काम। रोज रात में गोड़ दबुआवे, रोज रात में गोड़ दबुआवे, कपड़ा सब हमसे धुलवावे, और इनके बच्चों चलत तो भाई झाड़ू पोछो लेती लगवाई। अब बेचारा पति है, कभी तो टॉर्चर होता है ना, तो लास्ट में गुस्से में मार देता है मेहरारू को। तो कहा कहता है कि एक दिन हम इनका मार देहन, एक दिन हम इनका मार देहन, घर में हो गए पंचायत, और 307 के केस में जेल हमें भिजवाई, हाफ मर्डर लगवा दिया बिल्कुल मेहरारू ने। तो ये बताइए कि आप ये जो है ये खुद आप लिखे हैं क्या? हाँ, मैं पोइट्रीज खुद ही लिखती हूँ, मैं बहुत सारी पोइट्रीज लिखती हूँ, तो कॉमेडी के साथ साथ मेरी पोइट्रीज भी चलती रहती है ऑल तो ये टाइम। आप पोइट्रीज कब से लिख रही है? पोइट्री भी मेरा उसी टाइम से, ये कोविड के टाइम से ही मैंने शुरू करी थी। उसी टाइम मैंने फर्स्ट पोइट्री लिखी थी, वो कोरोना के ऊपर लिखी थी, वो काफी फेमस हुई थी मेरी पोइट्री। अभी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरे लिए पुरस्कार भी आया है उसके लिए, तो ये वहीं पे लिखी गई थी मेरी पोइट्री। अगर आप टाइम हो आपके पास तो मैं उसको सुना सकती हूँ जरूर। जी थोड़ा सुनाइए। जी बिल्कुल। कि इस बार हमने कोरोना का कहर यूं मचते देखा है, इस बार हमने कोरोना से जहर फैलते देखा है, खेत और खलियानों को शमशान बदलते देखा है, हरे हरे पेड़ों को लाशों में जलते देखा है। इस बार हमने कोरोना का कहर यूं मचते देखा है, पढ़े लिखे सब हारे बैठे, पढ़े लिखे सब हारे बैठे, कोई दवा ना इसकी आई, अलग अलग सब नुस्खा देते पर कोई दवा ना इसे मिटाए। एक विपद होता तो सहते, एक विपद होता तो सहते, 3 अब सहा न जाए, एक कोरोना दूजा मच्छर तीजा भूख से कौन बचाए, जिंदा रहते डर कर जीते। तो ये बताइए कि आप उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहती है जो अपने कला के क्षेत्र में या फिर अपने उनके पास जो टैलेंट है उन पे वो कम भरोसा करके और लोगों की बातें सुनकर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि आप एक लड़की मैं हैं तो उनके आप बारे में जी तो मैं उन लड़कियों के बारे में यही कहूंगी सबसे पहले कि हमको तो बचपन से ही बहुत रोक टोक होती है। जैसे हम पैदा हुए, लड़कियां जैसी आई तैसे सब मायूस हो जाते हैं, तो अपने ऊपर तो बचपन से ही वो कानून लग जाता है कि आप बेटी हो, बेटी बनकर रहना, कभी बेटा ना बनना, सूट सलवार छोड़ के
कभी जींस टॉप ना पहनना, 12 बजे से पहले घर पर आ जाना और अकेले कभी बाहर ना जाना। वाह। पढ़ लिख कर क्या करोगी, लिख कर क्या करोगी, नौकरी थोड़ी ना कराएंगे। अब माँ बाप इतना गिर गए कि बेटियों की कमाई खाएंगे। तो अपने ऊपर तो ये शुरू से ही लग जाता है। जी, तो उन सभी लड़कियों के लिए बस एक ही चीज कहूंगी जी कि मैं शक्ति हूँ। अगर आप अपने आप को पहचान पाती हैं, कमजोर नहीं मानती, तो उनके लिए है कि मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं देती हूँ, हर लेती हूँ। मैं अंत हूँ, आरंभ हूँ, मैं शब्द हूँ, मैं गंध हूँ। मैं रूप हूँ, आरूप हूँ, मैं काली हूँ, रखवाली हूँ। मैं दुग्ध हूँ, मैं नीर हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं जल हूँ। मैं देवी हूँ, मैं देवी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सब देवों में भक्ति हूँ। मैं सृष्टि रचनाकारी हूँ, मैं संहारण अधिकारी हूँ। कि मैं सृष्टि रचनाकारी हूँ, मैं संहारण अधिकारी हूँ। तो अगर आप अपने आप को नहीं समझोगे, आप अपने जी। आप को हमेशा कमजोर मानोगे, तो पक्का आपको कोई नहीं जीने देगा, कोई नहीं जीने देगा। इसी क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं सपोर्ट करोगे तो आपको दूसरा कोई नहीं सपोर्ट करेगा। सामने वाला आपको गिराएगा, बात सही। बट कभी नहीं उठाएगा। उसमें से कोई 1% होगा जो शायद आपको उठाए, उठाना चाहेगा। बट उठाने के बाद यही कहेगा कि जरा देख कर चलते तो शायद ना गिरते। तो मैं उनके लिए बस यही इतना सा है कि आपके अंदर भी टैलेंट है, बस इतनी सी बात है आप उसको आप उसको पहचानो दिखा तो नहीं सही। पाते हैं। जी मतलब टैलेंट हर एक लड़की के पास है, लेकिन वो खुल के दिखा नहीं पाती है। हाँ, करेक्ट, वही मेरा कहने का मतलब कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है। कितनी लड़कियां हैं जो एग्रीकल्चर में जान जाती हैं, कितनी लड़कियां हैं जो साइंस में है, कितनी हिस्ट्री में है। और अब इनको भी छोड़ दीजिए, कितनी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख नहीं पाती पर उनके अंदर भी टैलेंट है। बात सही है। सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी, टेक्सटाइल, एवरीथिंग, बहुत टैलेंट है। जो गांव से कभी शहरों में नहीं गई, शायद उनके अंदर ज्यादा टैलेंट है शहरों के अलावा। क्योंकि शहरों में लड़कियां जो चली गई उनके अंदर टैलेंट कम, घमंड, एटीट्यूड और दिखावापन, बनावटपन ज्यादा है। तो लड़कियों के बारे में तो आप कह दिए सोनम जी, लेकिन उन माँ बापों के लिए कहिए जो उन लड़कियों को रोकते हैं, आगे बढ़ने नहीं तो देते। कहीं नहीं है, उनको बस एक समझना चाहिए। तो इसी के ऊपर एक कहते भी है हमारे है वेद पुराण में मुझे देवी मानते हैं कि नेट का प्रॉब्लम। आगे सब झुकते हैं, लोग आगे सब झुकते हैं, मुझे शीख फंस जा रहा है अब लाइव। चाहे कमल पर रचनाकारी हो, अब चाहे कमल पर बैठे रचनाकारी हो, या कैलाश पर बैठे भस्माधारी, या क्षीर सागर में लेटे शेषावतारी हो, या राजगद्दी पर बैठे इंद्राधारी, ये सब मुझे आदि शक्ति मानते हैं। भले ही 3 प्रमुख हैं, भले ही वो 3 प्रमुख हैं, पर प्रथम मुझे जानते हैं, तो जो वहां पे ही महिलाओं को इतना सम्मान दे दिया गया है, तो यहाँ क्यों नहीं देते? यहाँ आपको सम्मान लेना पड़ेगा। ये कलयुग है, आपको छीनना पड़ेगा, बढ़ चढ़ के बोलना पड़ेगा कि जैसे भैया कमा के ला रहा है, भैया ये कर रहा है, तो मैं भी कर सकती हूँ। बस फर्क आप लिंग भेदभाव का नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर बस इतना ही है मेरा सपोर्ट करने के लिए कि आप आगे बढ़िए। आपको अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा आपको हाथ जरूर देगा, पर उसके अलावा 10 आपको पीछे भी खींचेंगे जी। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वेव को लीजिए और आप आगे बढ़िए। क्या आप गौतम मधुकर जी को जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एक्चुअली उनको। एंड वो मल्टी टैलेंटेड है, काफी टैलेंट है उनमें। उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जैसे वो आगे बढ़े हैं, हम बस उनके नक्शे कदम पे हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ अपने बलबूते पे करना चाहते हैं। तो वो राइटर है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।